हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर शिक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। 2017 में ये पेपर आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय में कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। पहला गति, शुद्धता, स्मरण या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जितनी भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारी ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। गति भी बहुत तेज़ होती है कंप्यूटर की और बहुत शुद्धता से कार्य करता है। मेमोरी भी काफ़ी अच्छी होती है कंप्यूटर की, काफ़ी चीज़ें हम सेव कर सकते हैं इसमें। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किस बेस पर आधारित है। विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या उपयुक्त सभी। तो देखिए, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो विकास के आधार पर भी किया गया है, क्रियाकलाप जो कार्य वो करता है उसके आधार पर भी किया गया है, जो हमने माइक्रो, मैन फ्रेम, ठीक है, सुपर कंप्यूटर इस टाइप में डिवाइड किया था। सॉफ्टवेयर के आधार पर भी किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है वो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लैन का, वैन का, इंटरनेट का या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। ठीक है, इंटरनेट का विकास हुआ है। तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। लैन की फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। और बैन की फुल फॉर्म क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा आपका सा ऑप्शन इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 80% जो आंसर होता है वो उपयुक्त सभी होता है, 20% नहीं होता है। तो इस केस में भी 20% वाला ही चांस है कि इसमें नहीं है सभी, उपयुक्त सभी नहीं कह सकते। तो जो MS एक्सेल है वो आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कौन सा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं MS एक्सेल को, क्योंकि इसमें कई सारे रोज़ देखने को मिलेंगे, आपको कई कॉलम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सीट टाइप का दिखता है जब इसे आप ओपन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जबकि वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को कहते हैं। एनिमेशन प्रोग्राम में आ जाता है आपका पावर पॉइंट। ठीक है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो आपका एक्सेल कहलाता है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है कि कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, मतलब कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो गणना एवं तर्क सिद्धांत पर आधारित होती है। गणना काफ़ी अच्छी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो गणना एवं तर्क सिद्धांत पर आधारित होती है। बस इतना लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस का कार्य होता है कंप्यूटर को निर्देश देना। तो इनपुट डिवाइस का आकार क्या होता है कि कंप्यूटर को निर्देश देना। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोसेसरों की गति गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गई है। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर की गति है ना, जो प्रोसेसरों की गति होती वो गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गई है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, जैसे हम लोग 1 सेकंड को मापते हैं तो वैसे ही वहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर चल रहे हैं उनके प्रोसेसरों की जो गति है वो गीगा हर्ट्ज तक पहुँच गई है। याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है, मतलब कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंट होती है। यह वह जगह होती है जहाँ बड़ी मात्रा में डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ बड़ी मात्रा में हम डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एक सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का अधिकतम मतलब 16 TB तक। ठीक है, इसकी जो अधिकतम क्षमता है स्टोरेज की वो होती है 16 TB, टेराबाइट कहते हैं जिसे हम। इसके विपरीत प्राइमरी मेमोरी अधिक से अधिक 32 GB तक ही डेटा स्टोर कर पाती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सिर्फ 32 GB तक डेटा स्टोर कर पाती है, लेकिन एक सेकेंडरी मेमोरी 16 TB मतलब 16 टेराबाइट तक जो स्टोरेज होती है उसे रख सकती है। ठीक है, अधिकतम क्षमता तक स्टोर कर सकती है। इसमें फाइलें,
एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया, वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ्स आदि रखते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें सेव कर सकते हैं, तो फाइल्स वगैरह जो होती हैं उसमें सेव करते हैं, एप्लीकेशंस को उसमें सेव करते हैं, मल्टीमीडिया, वीडियो, ऑडियो, जो फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं वो सारी सारी चीज़ें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, फ्लॉपी डिस्क है, आपका सीडी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं और इन्हें हम आसानी से पोर्टेबल होती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, जेब में रख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव है आपका, आराम से पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम लोग रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक होता है। समझ रहे हैं ना आप कि इसमें जो टाइम होता है वो फिक्स होता है कि एक निश्चित टाइम के अंदर उसे रिस्पॉन्स देना होता है। अगर वो निश्चित टाइम के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देता तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इनका यूज़ हम लोग जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें करते हैं, फ्लाइट्स वगैरह में। तो ये बताते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी बची है, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें निर्देश देते रहते हैं। अगर ये गलत निर्देश दें या 1 सेकेंड बाद निर्देश दें, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, कई दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रियल टाइम, टाइम से ही आप समझ जाइए इस चीज़ को कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक है। अगर ये समय पर रिस्पॉन्स देने में फेल होते हैं तो इसके कई भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपके जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, यह किसी भी दिए गए कार्य को निर्धारित समय में पूरा करता है। यही कारण है कि हार्ड टाइम सिस्टम का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है, जहां अगर कोई प्रोग्राम 1 सेकंड की देरी से भी निष्पादित हो तो विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर जो मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं शारीरिक स्थिति को मॉनिटर करने में, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। अगर आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर सही रिजल्ट वो नहीं देंगे तो मरीज की मौत भी हो सकती है, तो उनमें यूज़ किया जाता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सेकेंड पार्ट है इसका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी किसी कार्य को पूरा करने में निर्धारित किए गए समय से थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकता है। ठीक है, उसमें करेक्ट टाइम पे करता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है, मतलब 1-2 सेकंड ज़्यादा है, 2-3 सेकंड ऐसा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ की 1-2 सेकंड की देरी से कोई भयंकर दुष्परिणाम ना हो। उदाहरण के लिए कि जब आप इंटरनेट की मदद से किसी को पैसा भेजते हैं तो हो सकता है कि पैसा करेक्ट टाइम पे ना पहुंचे, कुछ थोड़ी देर में पहुंच जाए। ठीक है, 1 घंटा लेट हो सकता है या कुछ सेकंड लेट हो, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड क्या है। नोटपैड के बारे में पूछा गया, आप सभी ने कंप्यूटर चलाया तो नोटपैड का नाम जरूर सुना होगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिसमें जिसमें पड़ी होगी उसमें आपको नोटपैड ऑलरेडी देखने को मिलेगा। यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट लिखने, पढ़ने तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। वैसे यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसका इस्तेमाल टेक्स्ट एडिटिंग से लेकर साधारण कोडिंग करने के लिए या कोड एडिट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो नोटपैड में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, एडिट वगैरह करते हैं, तो इसी के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ के जिसमें भी पड़ी होती है उसमें ये अपने आप आता है। ठीक है, इनबिल्ट होके आता है पहले से ही, तो आपको देखने को मिलेगा ये नोटपैड। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, तो उससे आप नोट्स देख सकते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि का मिला जुला रूप है जिनमें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के उद्भव से लंबे समय तक इसकी स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट का ही उपयोग होता था। मतलब जो पहले के कंप्यूटर थे इसमें आपको कोई चित्र देखने को नहीं मिलता था, ना रंगीन स्क्रीन थी ना कुछ था, सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता था। ठीक है, जो भी चीज़ होती है, जो भी निर्देश हम देते थे वो भी टेक्स्ट के माध्यम से देते थे, हमें जो रिजल्ट मिलता था वो भी टेक्स्ट के माध्यम से ही मिलता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें ध्वनि भी सुनने को मिलती है, एनिमेशन भी देखने को मिलता है, टेक्स्ट भी मिलते हैं, पिक्चर्स भी मिलती है, वीडियोज़ भी मिलते हैं, तो अब हर चीज़ देखने को मिलती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी के विकास के कारण अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो पिक्चर्स के साथ अच्छी ध्वनि प्रभावों का आनंद भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीमीडिया, जब हमें सारी चीज़ें देखने को मिलें, इन सभी का मिला जुला जो रूप होता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया का शाब्दिक अर्थ है बहुमाध्यम, मतलब कई माध्यमों के जरिए हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मल्टीमीडिया।
दो नंबर का क्वेश्चन है तो इसकी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं। तो मल्टीमीडिया की विशेषता क्या होती है कि रिलेटेड मीडिया से अस्थायी रूप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो रिलेटेड मीडिया होता है उससे हम अस्थायी रूप से जुड़ सकते हैं। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि मल्टीमीडिया में आपका यूट्यूब भी आ जाता है, ठीक है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है। तो इन सभी के माध्यम से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। छात्र जो होते हैं नई नई चीज़ों ने सीखने को मिलती हैं, वीडियोज़ देखने को मिलते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो कई आवश्यकताएं उनकी पूरी हो जाती हैं। तीसरा कि इसके उपयोग से शिक्षण अधिगम की क्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। पहले आप चीज़ों को सुनकर सीखते थे क्लासरूम में तो बोरिंग लगता था, लेकिन अब आप चित्र के माध्यम से सीख रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, आपका जो सीखना है वो प्रभावी बन रहा है। फिर लास्ट है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से जो शिक्षक होते हैं वो कठिन से कठिन चीज़ों को काफ़ी सरल माध्यम में बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये थे मल्टीमीडिया की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया भी कह सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, उन्हें लिखिए। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स और टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कह सकते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको मिलेगा विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जिसमें आप पहले गाने चला लेते थे। ठीक है, आपके जब आपने कंप्यूटर चलाया तो उसमें देखा होगा कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर के माध्यम से ही हम लोग जो वीडियोज़ वगैरह थी उन्हें देख लेते थे और गाने वगैरह चला लेते थे। सेकेंड है विंडोज़ इनकार्टा, जो अब बंद हो गया, विंडोज़ ने बंद कर दिया। इसमें काफ़ी जानकारी बच्चों के लिए थी। ठीक है, थर्ड था विंडोज़ मूवी मेकर, जिसमें आप मूवी वगैरह देख लेते थे, और यूट्यूब से तो आप सभी परिचित हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, इन्हें भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। मैंने इससे पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी बताया था कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को देखने और प्रयोग करने में हमारी सहायता करता है, जिसके माध्यम से हम वीडियो, पिक्चर्स, ऑडियो, गेम्स और ब्लॉग वेबसाइट पर उपलब्ध सभी लेखों को पढ़, सुन और देख सकते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र की मदद से आप क्या करते हैं, गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र, आप क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप सर्च करते हैं। आपको कोई गाना नया ढूंढना है तो आप सर्च करते हैं। ठीक है, गाने सुन सकते हैं, आप गाने डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो सब चीज़ें आप वेब ब्राउज़र पे कर सकते हैं। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है वेब ब्राउज़र में, तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट और ब्राउज़र का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, तो तो अर्थ क्या हुआ उसका, इंटरनेट की मदद से आप किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं तो वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। तो इस शब्द का पूरा मतलब है कि इंटरनेट की दुनिया में जाकर किसी भी विषय के बारे में ढूंढना। दुनिया के किसी कोने में रह रहे लोगों को हर चीज़ का ज्ञान मिले, इसलिए वेब ब्राउज़र को बनाया गया। तो आप समझ गए होंगे कि वेब ब्राउज़र को क्यों बनाया गया और वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो क्या है, तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। उदाहरण क्या है वेब ब्राउज़र के, तो नई सदी में जो वेब ब्राउज़र यूज़ हो रहे हैं उनके नाम है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हैं। पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ होता था। ठीक है, तो क्या है कि इन ब्राउज़र्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंतर हैं, सबका काम सेम है। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग, जिस पे आप चीज़ों को ढूंढते हैं। तो ये थे उदाहरण। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। तो विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाना है इसके बारे में आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने डेस्कटॉप पर आप गए, आपने देखा कि वहाँ पे कई सारे आइकन्स है, रिसाइकल बिन का है, माई कंप्यूटर का है। आपको वहाँ पर क्या करना है कि एक नया फ़ोल्डर बनाना है पास ही में। तो आप क्या करेंगे, आपने माउस देखा होगा, माउस में दो बटनें होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो आप क्या करेंगे, माउस का जो राइट साइड का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक मेनू एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा न्यू, न्यू का ऑप्शन होगा। आप न्यू पर जाएंगे तो आपको एक और देखने को मिलेगी स्क्रीन, उसमें आपको लिखा होगा फोल्डर करके। ठीक है, तो आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जब आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा नाम लिखने का। तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं उस फोल्डर को आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। अगर आप एंटर नहीं दबाते तो आप क्या करिए कि स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया फोल्डर बन चुका होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो यही चीज़ इस भाषा में लिखा है पूरा। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ऐसी नया फोल्डर हम बनाते हैं। समझ गए ना कि माउस की मदद से क्या करना है, राइट साइड क्लिक करना है माउस के बटन से। उसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा न्यू करके। न्यू पर जाएंगे तो फोल्डर का ऑप्शन होगा, फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, न्यू फोल्डर करके आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। उस पर आपको नाम लिखना है और एंटर मारना है। नहीं तो आप क्या करें, अलग कहीं पे क्लिक कर देंगे तब भी नया फोल्डर बन जाएगा। देखिए स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। फिर आपको नीचे आना है,
नीचे न्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो राइट साइड एक और स्क्रीन खुलेगी, उस पर लिखा होगा फोल्डर। तो फोल्डर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर का नाम डालकर फोल्डर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क से पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से किसी केबल या किसी अन्य माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। समझ गए ना आप, कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर हों और उन्हें एक दूसरे से किसी केबल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क से आशय है एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि संचार माध्यम के सहारे एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें। समझ गए ना कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कि इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को केबल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे, कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे को जानकारी भेज सके, जानकारी ले सके। तो ये कहलाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क के प्रकार। तो विस्तार के आधार पर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है लैन। लैन की फुल फॉर्म है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपका मैन, इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लैन के बारे में पढ़ेंगे, 2015 में ये पूछा भी गया है। इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से सीमित स्थान तक, मतलब छोटी जगह पर जुड़े रहते हैं। इसकी सीमा होती है 1 मीटर से 1000 मीटर तक। मतलब 1 मीटर से 1000 मीटर के बीच में जो कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं वो लैन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है वो। और इसकी सीमा कितनी है, तो 1 मीटर से 1000 मीटर तक है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग अधिकांशतः स्कूल, कॉलेज कैंपस, कंप्यूटर लैब आदि के अंदर किया जाता है। इसका प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। मतलब तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम प्रसार क्षेत्र किसका है, तो लैन का है। नाम से भी समझ में आ रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ लोकल एरिया के लिए यूज़ होता है। और ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह में जो आपको देखने को मिलते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। स्कूल में, कॉलेज कैंपस में, कंप्यूटर लैब में जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो लैन के अंतर्गत आता है। सेकेंड है आपका वैन। 2015 में इसके बारे में पूछा गया है। फुल फॉर्म है इसकी वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क पूरे देश या पूरे विश्व में फैला रहता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क छोटे से क्षेत्र के लिए था, 1 मीटर से 1000 मीटर के बीच में। लेकिन ये नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे देश में या पूरे विश्व में फैला है। ठीक है, वर्तमान में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन नेटवर्क है। तो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो आपका वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। जो वैन है ये बहुत बड़े भाग में सेवाएं प्रदान करता है, इस कारण इसमें अधिक त्रुटि होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो वैन है वो पूरे देश में या पूरे विश्व में जो नेटवर्क फैला होता है वो वैन के अंतर्गत आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़े भाग में ये सेवाएं प्रदान करता है, तो इसमें गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर तीसरा जो है आपका वो कहलाता है मैन। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें नेटवर्क का विस्तार लैन की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब लैन से तो ऊपर होता है लेकिन वैन से नीचे होता है ये। इसका प्रयोग निजी व सार्वजनिक दोनों रूपों में किया जाता है। मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित होता है। तो ये किस पर आधारित है, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक है उस पर आधारित होता है मैन। और इसका यूज़ बड़े बड़े शहरों में करते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे आपकी चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क का विस्तार है वो लैन से अधिक है लेकिन वैन से छोटा है। इसका प्रयोग निजी एवं सार्वजनिक दोनों रूपों में किया जाता है। और ये किस पर आधारित होती है, तो ये मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक पर ये आधारित होती है। तो इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। नेटवर्क भी हो गया और उसके प्रकार भी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। सर्च इंजन के बारे में बताना है कि आप उससे क्या समझते हैं। तो देखिए सर्च इंजन क्या होता है, वेब या इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने का एक माध्यम है। सर्च इंजन क्या है, तो वेब या इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने का एक माध्यम है। इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट उपलब्ध हैं। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट उपलब्ध हैं जिन पर उपलब्ध जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो यूज़र होता है वो उन्हें खोजता है। ठीक है, खोजता है और किसके माध्यम से खोजता है, तो सर्च इंजन के माध्यम से उन चीज़ों को खोजता है। सर्च इंजन जैसे आपका गूगल क्रोम है, सर्च इंजन है, उसमें आप क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं पहले तो, उसके बाद फिर उस चीज़ों को सर्च करते हैं। तो गूगल जो है वो सर्च इंजन का काम करता है वहाँ पर। ठीक है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है और गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी जानकारी सर्च करते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप उसमें सर्च कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, आपको कोई सॉन्ग सर्च करना है तो आप सॉन्ग उसमें डालते हैं, सर्च हो जाता है। उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। तो ये क्या है, सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है कि वेब या इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने का एक माध्यम है। इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट उपलब्ध हैं जिन पर उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें खोजा जाता है। खोजी गई इन्हीं विभिन्न जानकारियों को सर्च इंजन सरलतापूर्वक उपलब्ध कराता है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्च इंजन क्या होता है।
सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है? ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक तरीके का टूल कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो इंटरनेट के जो यूज़र्स होते हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब पर इस जानकारी को प्राप्त कराता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी जानकारी होता है वो गूगल आपको प्रोवाइड कराएगा। जो भी सर्च इंजन होंगे वो आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे जो भी आप उन्हें सर्च करते हैं। तो ये होता है सर्च इंजन। और याद रखिए, जो यूज़र द्वारा सर्च इंजन पर सर्च किए गए शब्दों को कीवर्ड्स कहा जाता है। मतलब जो भी शब्द हम डालते हैं गूगल पर सर्च करने के लिए उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम कुछ सर्च इंजन के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिए भी जाए आपसे कि गूगल किसे कहते हैं या गूगल क्या है, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो याद रखिए, गूगल एक सर्च इंजन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। किसने की थी? तो साइंटिस्ट थे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, इनके द्वारा इसकी खोज की गई। गूगल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। वर्तमान में गूगल में लगभग प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 63,000 सर्च किए जाते हैं। और गूगल के पास सर्च इंजन मार्केट का शेयर का लगभग 92.81% हिस्सा है। मतलब अगर पूरा देखा जाए शेयर मार्केट में इसका कितना हिस्सा है तो 92.81%। गूगल का इतना पॉपुलर होने का केवल एक वजह है कि इसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस, क्योंकि इसमें कुछ भी सर्च करने पर तुरंत जवाब मिल जाता है। गूगल इतना फेमस क्यों है? इसका सेम एक ही रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जो भी चीज़ इसमें सर्च करते हैं सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए गूगल जब बहुत फेमस है। याद रखिए 1997 में शुरू हुआ था। किसने किया था? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। 1 सेकंड में 63,000 सर्च किए जाते हैं इसमें। और मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है इसका। और पॉपुलर इसलिए क्योंकि आप जो भी जानकारी सर्च करते हैं वो आपको मिल जाती है। तो पहला होगा सर्च इंजन आपका गूगल। सेकंड आपका जो सर्च इंजन है वो है याहू। काफ़ी नाम आपने सुना होगा। पहले टाइम ये बहुत ज़्यादा चलता था, गूगल से पहले ये आया था और बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। तो याहू एक सर्च इंजन और पोर्टल होने के साथ साथ यह अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कराने में सक्षम है। इसमें याहू मेल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो याहू का क्या है? याहू मेल भी चलता था पहले, जैसे अभी जीमेल चलता है वैसे पहले याहू मेल भी चलता था। तो ईमेल की सुविधा भी ये प्रोवाइड कराता था। याहू की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा 1994 में ये बनाया गया था। वर्ष 1995 में इसका नाम याहू रखा गया। ठीक है, तो 1995 में इसका नाम याहू रखा गया। याहू का पूरा नाम था एट अनदर हायरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक है, तो याहू की ये फुल फॉर्म है। वैसे गूगल भी आपको नहीं पता तो बता दूं कि गूगल भी शॉर्ट फॉर्म है। गूगल की फुल फॉर्म आप देखेंगे, सर्च करके देखना, काफ़ी बड़ी है उसकी भी। याहू में आप किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कैलेंडर, फाइनेंस, गैजेट्स, रियल इस्टेट, मेल, म्यूज़िक और मूवी आदि भी देख सकते हैं। तो याहू काफ़ी फेमस था उस टाइम और काफ़ी चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है। इसमें आप मूवीज़ वगैरह भी देख सकते थे, फाइनेंस का भी देख सकते थे। ठीक है, ईमेल्स वगैरह की भी सुविधा मिलती थी इसमें। तो याहू आपका दूसरा सर्च इंजन हो गया। तो याद रखिए गूगल के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, याहू का भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर में ये चीज़ें पूछ ली जाएँ आपसे। देखिए, तीसरा सर्च इंजन है आपका बिंग। ज़्यादा नहीं याद करना, बस इतना याद रखिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया था 2009 में। ठीक है, तो ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल के बाद ये दूसरे नंबर पे चल रहा था। इसका मार्केट शेयर 2.38% है और ये भी काफ़ी लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो ठीक है, तो बिंग के बारे में बस इतना याद रखिए, ये भी एक सर्च इंजन है और सर्च इंजन का काम क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो लिख दीजिएगा अगर बिंग के बारे में आता है। और याहू मैंने आपको बता ही दिया। तो 3 सर्च इंजन काफ़ी हैं, इनके बारे में आप याद रख लीजिएगा। सर्च इंजन किसे कहते हैं उसके बारे में याद रखिएगा, और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो अगर प्रश्न आता है इससे तो आप लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जाना जाता है। तो जो MS एक्सेस है इसे किस नाम से जानते हैं हम? ऑफिस एक्सेस कह सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कह सकते हैं। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं। तो ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को बना व मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी डेटाबेस होता है, जो भी हम उसमें सेव करते हैं डेटा वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, उन सबको ये बनाता है और मैनेज करता है। इसके ज़रिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए डेटाबेस को बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब भी हम इसमें डेटाबेस बनाते हैं उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह किस प्रकार करता है? तो GUI प्रकार करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर।
और इसको कोई भी थोड़ी जानकारी के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आपको भी अगर ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी है, तो आप भी आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आसान है। माइक्रोसॉफ्ट आता किसके साथ है, तो आपने एमएस के जितने भी एमएस ऑफिस जो आता है उसी के साथ ये इन्वल्ट होकर आता है। ठीक है, जिसमें आपका एमएस ऑफिस होगा, एमएस पावर पॉइंट होगा, एमएस एक्सेल होगा, उसी के साथ ये मिलेगा आपको एमएस एक्सेस। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं एमएस एक्सेस के, मतलब कुछ फ़ायदे देख लेते हैं एमएस एक्सेस के कि क्या फ़ायदे हैं इसके। तो एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करना बाकी डेटाबेस के मुकाबले काफ़ी आसान है। मतलब और जो आते हैं डेटाबेस को क्या नाम है मैनेज करने के लिए या उनको एडिट करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो एमएस एक्सेस उनमें काफ़ी आसान है। ठीक है, ऐसे यूज़ करना। दूसरा है कि एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सी प्लस प्लस आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप एमएस एक्सेस का यूज़ कर पाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। थर्ड है आपका कि एमएस एक्सेस में हमें डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया होता है। तो इसमें जो भी डेटाबेस होता है उसे आप क्रिएट करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको जीयूआई दिया होता है। ठीक है। लास्ट है आपका कि एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस पैकेज के साथ ही इंक्लूडेड होता है। मतलब एमएस ऑफिस का जो भी पैकेज आपको मिलता है उसी के साथ ये एमएस एक्सेस भी आता है। और एमएस ऑफिस में कौन कौन से आते हैं, तो एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड देखने को मिलेगा, एमएस पावर पॉइंट देखने को मिलेगा, एमएस एक्सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी उसी पैकेज के साथ आपको एमएस एक्सेस भी देखने को मिलता है। तो ये थे एडवांटेज। एमएस एक्सेस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमएस एक्सेस 1 नंबर में भी आता है तो सिर्फ एमएस एक्सेस के बारे में लिखिएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो आप एडवांटेज लिख सकते हैं उसके। ठीक है, तो थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा आपका। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन हम बातचीत करते हैं उसके बारे में पूछा गया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं ऑनलाइन संप्रेषण। तो ऑनलाइन संचार वह संचार है जिसे इंटरनेट के माध्यम से संप्रेषक एक डिवाइस से संदेश भेजता है और जो प्राप्तकर्ता होता है वो दूसरी डिवाइस से उसे ग्रहण करता है। जैसा कि संचार में होता है कि संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए जैसे क्या है कि हम अपना संदेश भेजते हैं किसी दूसरे को डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। इसमें क्या होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे को भेजते हैं और दूसरा उस संदेश को समझता है ऑनलाइन माध्यम से, तो वो कहलाता है आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, या ऑनलाइन संचार कह सकते हैं उसे। इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले सभी संचार को ऑनलाइन संचार के रूप में जाना जाता है। ऑफलाइन हमारी बढ़ती उपस्थिति के कारण, मतलब ऑनलाइन हमारी बढ़ती उपस्थिति के कारण इस प्रकार का जो संचार होता है वो ऑफलाइन संचार के समान ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले ऑफलाइन काफ़ी चीज़ें होती थी, हम पत्र लिखते थे, डाक के माध्यम से इधर उधर भेजते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब हम व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या है बर्थडे के लिए स्पेशल पत्र लिखते थे, भेजते थे, अब हम व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर देते हैं, फेसबुक पे बर्थडे वगैरह देख लेते हैं, विश कर देते हैं। तो अब सब कुछ ऑनलाइन हुआ जा रहा है धीरे धीरे। तो ऑनलाइन माध्यम से अब जो भी संचार करते हैं वो ऑनलाइन संचार कहलाता है या ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, हम मैसेज भेजते हैं, हम वीडियो भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ये चीज़ आ जाती है। देखिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। इसमें ईमेल्स आ जाते हैं, आपके त्वरित संदेश आ जाते हैं, ब्लॉग पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ब्लॉग जो वो वगैरह अपना जो लिखते रहते हैं, ठीक है, तो उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वेबसाइट्स होती हैं उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। चैट रूम्स, व्हाट्सअप वगैरह आ जाता है आपका। ठीक है, सोशल नेटवर्क साइट्स जैसे फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, स्नैपचैट है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इनमें से आपको किसी के ऊपर लिखने को आ जाए, या फेसबुक के बारे में कह दे कि लिखो, या इंस्टाग्राम के बारे में या यूट्यूब के बारे में लिखने को आ जाए, तो इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यही चीज़ें लिखनी है आपको कि इससे ऑनलाइन हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो भेज सकते हैं, ठीक है, जिप फाइल्स भेज सकते हैं, तो काफ़ी यूज़ है इनका। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। वीडियो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर आपके बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए क्योंकि पेपर टफ आ सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।